नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत मानवतावादी उपागम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में कार्ल रोजर्स का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, कार्ल रोजर्स सोशल लर्निंग थ्योरी का अध्ययन करेंगे। कार्ल रोजर्स का जन्म 8 जनवरी 1902 में ओक पार्क, अमेरिका में हुआ। उन्होंने एक मनोचिकित्सक का कार्य करते हुए व्यक्तियों की समस्या का निराकरण वास्तविक तरीके से खोज निकाला और स्पष्ट किया कि व्यक्ति का स्व सेल्फ ही केंद्रीय तत्व है। इसके साथ ही व्यक्ति अपने वातावरण से अवगत होता है और इसी के माध्यम से वह अपने विचारों, संवेगों को आत्मसात करता है। रोजर्स का सिद्धांत मानव की सकारात्मक प्रवृत्ति की अवधारणा पर आधारित है। यह विश्वास किया जाता है कि मानव मूल रूप से विवेकशील, सामाजिक, गतिशील, अग्रणीय और यथार्थवादी है। ये सकारात्मक प्रवृत्तियाँ आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की मूल प्रेरणाएं समझी जा सकती हैं। कार्ल रोजर्स ने व्यक्ति के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह घटना विज्ञान पर आधारित है। यह वह विज्ञान है जिसमें व्यक्ति की अनुभूतियों, भावों, मनोवृत्तियों और स्वयं अपने बारे में, सेल्फ और दूसरों के बारे में व्यक्तिगत विचारों का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। रोजर्स के सिद्धांत को आत्म सिद्धांत, सेल्फ थ्योरी या व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत, पर्सन सेंट्रल थ्योरी भी कहा जाता है। कार्ल रोजर्स ने इस सिद्धांत को 1947 में अपने क्लिनिक में रोगियों का अध्ययन करके प्रस्तुत किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। उनका विश्वास था कि व्यवहार आवश्यकताओं या चालकों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके अंदर विद्यमान उस तीव्र चालक बल, हायर ड्राइविंग फोर्स पर निर्भर करता है जो उसे विभिन्न तरीकों से व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। अब जानते हैं कि रोजर्स का व्यक्तिगत सिद्धांत के जो भाग होते हैं उसमें उन्होंने 3 भागों में विभक्त किया है। सबसे पहला है व्यक्ति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। अगला है व्यक्ति की गतिकी, डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी। और तीसरा है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सबसे पहले जानते हैं व्यक्तित्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। रोजर्स ने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व संरचना के 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला है। ये 2 महत्वपूर्ण हुए पहलू हैं प्राणी, ऑर्गेनिज्म। रोजर्स के अनुसार प्राणी एक ऐसा जीव है जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही तरह से कार्य करता है। इसमें प्रासंगिक क्षेत्र, फोनोमेनल फील्ड और आत्मन, सेल्फ दोनों ही सम्मिलित होते हैं। रोजर्स का मानना है कि प्राणी की सभी तरह की अनुभूतियों का केंद्र होता है। सभी प्रकार की चेतन और अचेतन अनुभूतियों के योग से जिस क्षेत्र का निर्माण होता है उसे प्रासंगिक क्षेत्र कहा जाता है। मानव व्यवहार के होने के कारण यही क्षेत्र होता है, न कि कोई बाह्य उद्दीपक। इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसके बारे में स्वयं व्यक्ति ही सही जानता है। कोई दूसरा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के क्षेत्र के बारे में नहीं जान सकता। दूसरा आत्मन या सेल्फ प्रासंगिक क्षेत्र का एक विशिष्ट भाग होता है। रोजर्स के अनुसार व्यक्ति में आत्मन या सेल्फ नहीं होता है, बल्कि स्वयं आत्मन का अर्थ ही संपूर्ण प्राणी से होता है। आत्मन का विकास शैशवावस्था में भी होता है, जब शिशु की अनुभूतियों में या मुझको के रूप में धीरे धीरे विशिष्ट होने लगती हैं। परिणामतः शिशु धीरे धीरे अपनी पहचान से अवगत होने लगता है। उसे अच्छे बुरे, सुखद दुखद का ज्ञान होने लगता है। रोजर्स के अनुसार आत्मन के भी 2 तंत्र या सब सिस्टम हैं, जो है आत्म संप्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट, और आदर्श आत्मन, आइडियल सेल्फ। सबसे पहले जानते हैं आत्म संप्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है।
आत्मसंप्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं और अनुभूतियों से होता है जिनसे व्यक्ति अवगत रहता है। आत्मसंप्रत्यय को व्यक्ति कुछ विशेष कथनों के रूप में व्यक्त करता है, जैसे मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो। यह आत्मसंप्रत्यय की दो विशेषताएं होती हैं। पहली यह है कि आत्मसंप्रत्यय का एक बार निर्माण हो जाने पर उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं होता। दूसरी विशेषता यह है कि व्यक्ति का आत्मसंप्रत्यय उसके वास्तविक आत्मन से भिन्न होता है। दूसरा आता है आदर्श आत्मन, आइडियल सेल्फ। आदर्श आत्मन से तात्पर्य अपने बारे में विकसित की गई ऐसी बात से होता है जिसे वह आदर्श मानता है। दूसरे शब्दों में, आदर्श आत्मन में वे सभी गुण आते हैं जो प्रायः धनात्मक होते हैं और जिन्हें व्यक्ति अपने विकसित होने में या विकसित होने की तमन्ना करता है। रोजर्स के अनुसार आदर्श आत्मन और प्रत्याशित आत्मन में एक सामान्य व्यक्तित्व की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा पहलू है व्यक्तित्व की गति की डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। रोजर्स ने व्यक्तित्व की गतिकी की व्याख्या करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक का वर्णन किया है, जिसे वस्तुवादी प्रवृत्ति, एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी कहा गया है। यह एक ऐसा अभिप्रेरक होता है जो व्यक्ति को अपने आत्मन को उन्नत बनाने में प्रोत्साहित का कार्य करता है। इस कार्य के कुछ भाग हैं। यह शरीर की दैहिक क्रियाओं में सबसे सुदृढ़ होती है। यह व्यक्ति की आवश्यकताओं जैसे भूख, प्यास आदि सी आवश्यकताओं की पूर्ति करता ही है और साथ ही शरीर के अंगों की संरचना और कार्यों को भी मजबूती प्रदान करता है। इस प्रवृत्ति उद्देश्य मात्र तनाव में कभी करना नहीं है, बल्कि इससे तनाव में वृद्धि होती है जिसका संबंध लक्ष्य प्राप्ति होता है। यह प्रवृत्ति मानव और पशुओं दोनों में ही होती है। यह प्रवृत्ति एक ऐसी कसौटी के रूप में कार्य करती है जिसके आधार पर जिंदगी की अनुभूतियों की परख की जा सकती है। रोजर्स के अनुसार व्यक्तित्व की दो मुख्य आवश्यकताएं होती हैं जो लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं: अनुरक्षण आवश्यकता, मेंटेनेंस नीड, और समृद्धि आवश्यकता, एनहेंसमेंट नीड। अनुरक्षण आवश्यकता क्या है, जानते हैं इसे। इन आवश्यकताओं के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को ठीक ढंग से रखना सीख जाता है। वह अपनी मूल आवश्यकताओं जैसे भूख, प्यास, हवा, सुरक्षा की संतुष्टि के प्रति जागरूक रहता है। वह अपने आत्मसंप्रत्यय का भी ध्यान रखता है और उन अनुभूतियों को कोई महत्व नहीं देता जो उसके आत्मसंप्रत्यय के अनुकूल नहीं होती। दूसरा, समृद्धि आवश्यकता, एनहेंसमेंट नीड। यद्यपि व्यक्ति अपने आरंभ संप्रत्यय को यथावत बनाए रखना चाहता है, फिर भी उसमें अपने आप को पहले से और अधिक उन्नत बनाने की एक प्रेरणा बलवती रहती है। रोजर्स ने इसे समृद्धि आवश्यकता का नाम दिया है, जिसकी अभिव्यक्ति कई रूपों में देखने को मिलती है, जैसे स्वीकारात्मक सम्मान, पॉजिटिव रिगार्ड, और आत्मसम्मान, सेल्फ रिगार्ड। स्वीकारात्मक सम्मान से तात्पर्य दूसरों के द्वारा स्वीकार किए जाने, दूसरों का स्नेह पाने, उनके द्वारा पसंद किए जाने से। इस प्रकार की आवश्यकता का संबंध या स्वरूप पारस्परिक होता है। यह आवश्यकता दो प्रकार की होती है: शर्तपूर्ण कंडीशनल और शर्त रहित अनकंडीशनल। रोजर्स ने शर्त रहित सम्मान पर अधिक बल दिया है। अगर आत्म सम्मान की बात करें तो उससे तात्पर्य होता है व्यक्ति स्वयं को सम्मान और स्नेह देने की आवश्यकता महसूस करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति को महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मान सम्मान मिलता है तो इससे उसमें धनात्मक आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है। इस प्रकार इस आवश्यकता की उत्पत्ति स्वीकारात्मक सम्मान की आवश्यकता से होती है। अब जानते हैं तीसरे नंबर पे आता है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। रोजर्स ने प्रायड और एरिक्सन के समान व्यक्तित्व विकास का वर्णन विभिन्न चरणों में या अवस्थाओं में नहीं किया है। उन्होंने व्यक्तित्व विकास में आत्मन और व्यक्तित्व की अनुभूतियों में संगति को महत्वपूर्ण माना है। जब इन दोनों में अंतर आ जाता है तो व्यक्ति में चिंता उत्पन्न होती है और व्यक्ति चिंता से बचने के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं प्रारंभ कर देता है। ये बचाव प्रतिक्रिया, डिफेंसिव मेजर्स, दो प्रकार की होती हैं: विकृति डिस्टॉर्शन और खंडन डेनियल। विकृति में व्यक्ति अपनी अनुभूतियों की व्याख्या करता है ताकि वह आत्मसंप्रत्यय के अनुकूल देख सके। खंडन में व्यक्ति विरोधी
अनुभूतियों की को चेतना में लाने से इनकार कर देता है, परिणामतः व्यक्ति में चिंता की मात्रा कम हो जाती है। इन दोनों प्रकार के उपायों का अधिक प्रयोग करने से व्यक्ति में बढ़त का विकास हो जाता है। साथ ही यदि व्यक्ति की अनुभूतियों और आत्मसंप्रत्यय में कोई अंतर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में एक स्वस्थ व्यक्ति का विकास होता है। इस तरह के व्यक्तित्व को रोजर्स ने पूर्ण सफल व्यक्ति, फुली फंक्शनल पर्सन की संज्ञा दी है। रोजर्स के अनुसार अगर पूर्ण व्यक्ति में जो गुण होते हैं वो इस प्रकार हो सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं की सही जानकारी होती है जिसका वे उचित प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति स्पष्ट तरीके से करते हैं। वे अनुभूतियों का दमन नहीं करते। ऐसे व्यक्ति जिंदगी के प्रत्येक क्षण का सही सही उपयोग करते हैं और प्रत्येक क्षण में वे एक नया अनुभव प्राप्त करते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति भी व्यवहारपूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, उन्हें अपने व्यवहार की सार्थकता पर पूर्ण विश्वास होता है। ऐसे व्यक्ति व्यवहार करते समय सामाजिक मानकों पर कम ध्यान देते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं और अपने व्यवहार और उसके परिणाम के स्वयं जिम्मेदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति सृजनात्मक प्रवृत्ति, क्रिएटिव होते हैं। कुछ इस सिद्धांत की आलोचनाएं हैं, लेकिन फिर भी हम उन आलोचनाओं के बावजूद भी रोजर्स का व्यक्तित्व सिद्धांत व्यक्तित्व के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और व्यक्तित्व विकास को एक नए आयाम पर प्रतिष्ठित करने का भरपूर प्रयास करता है, जो अपने आप में एक सराहनीय है। तो आज हमने अध्ययन किया कार्ल रोजर्स का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। धन्यवाद।